और उसकी कर लेता हूँ अपने पास। सवाल कहता है following are the extracts from the latest annual reports of Farhad Limited and Sajad Limited which are engaged in similar types of manufacturing business। दो कंपनीज है जो एक ही तरह का एक ही इंडस्ट्री में ऑपरेट करती हैं और कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती हैं, चीज़ें बनाकर बेचती हैं। दोनों कंपनी सिमिलर बिजनेस करती हैं, यानी कि दोनों का टायर का कारोबार है, दोनों का गाड़ियों का कारोबार है, दोनों का लैपटॉप का कारोबार है, दोनों का फर्नीचर का कारोबार है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 2836% है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 13 और 10% है। करंट रेशियो 2.4:1, 2.9:1, क्विक रेशियो 1.4:1, 2.5:1। ट्रेड डेटर करेक्शन पीरियड 58 and 50 days। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड्स 35 and 48 days। स्टॉक टर्नओवर 50 and 30। लॉन्ग टर्म डेट एज अ परसेंटेज ऑफ इक्विटी 60% and 100%। इंटरेस्ट कवर 4 times and 2.5 times। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6 और 13%, 6% और 13%। अच्छा, ये रेशियोज कैसे कैलकुलेट हुए उसके लिए फॉर्मूले हैं। इस रेशियो के पीछे के जो फॉर्मूले हैं और इसकी जो कैलकुलेशंस है कि कैसे होती हैं वो सेपरेट लेक्चर्स में बहुत सारी बार डिस्कस हुई भी है, हो चुकी है। तो अभी हम अपना फोकस रखते हैं सवाल को सॉल्व करने की तरफ। सवाल में कहता है बोथ कंपनीज रिकॉर्ड देयर फिक्स कॉस्ट एट कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस। कंपनीज अपनी जो फिक्स एसेट्स की वैल्यूज हैं उसको कॉस्ट में से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉस माइनस करके जो अमाउंट आता है उस पर रिकॉर्ड करती हैं। However, FLS revalued its freehold land during the year and incorporated the result thereof in its latest financial statements। अब इस सवाल में आपने सिर्फ और सिर्फ कमेंट्स पास करने हैं, कमेंट्स लिखने हैं। आपको रेशियोज की कैलकुलेशंस नहीं करवाई जा रही किसी किस्म की भी। तो सवाल का रिक्वायरमेंट जो ए है, रिक्वायर्ड का ए है, उसमें लिखा हुआ है कमेंट ऑन द रिलेटिव ऑपरेटिंग, यानी कि उनके जो ऑपरेशंस है उससे रेलेवेंट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ फरहद लिमिटेड एंड सजाद लिमिटेड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन 8 मार्क्स। 8 मार्क्स का मतलब ये है कि 8 वैलिड पॉइंट्स लिखने हैं आपको। दो दो सेंटेंसेस के एक पॉइंट होना चाहिए, 2 से 3 सेंटेंसेस का, 1.5 सेंटेंस का, यानी कि ऐसा भी ना हो कि सिंगल बुलेट या सिंगल स्टेटमेंट या सेंटेंस हो, बल्कि वो थोड़ा सा वेल डिस्क्राइब्ड हो। दूसरी चीज वो बोलता है आइडेंटिफाई विद रीजंस व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ योर कमेंट्स इन ए अबव। अच्छा, अब ये जो कमेंट्स वाले क्वेश्चंस है ना, ये जनरली बच्चों को मुश्किल लगते हैं क्योंकि उनको खुद से कमेंट लिखना जो है वो मुश्किल लग रहा होता है कि भाई हम लिखें क्या। देखो, हमेशा बात ये याद रखो कि जब आप कमेंट्स वाले रेशियोज के क्वेश्चंस करोगे तो शुरू में आपको मुश्किल होगी, आपको देख देख कर कमेंट्स लिखने होंगे। लेकिन आप जब 3 4 या 5 सवाल जिसके कमेंट्स आप देख देख कर या वीडियो लेसन्स को देख देख कर लिख रहे हो, याद कर लिख रहे हो कह लो, ऐसा कर लोगे तो फिर आपका बाद में जो है ना हाथ सेट हो जाएगा और फिर आपको बाद में मसला नहीं होगा। दूसरी बात ये याद रखना कि ये जो कमेंट्स आप लिख रहे हो, इनको आपने जो है ना, इनको लिखने से पहले जो मैंने कुछ हैंडआउट्स दिए हैं जिसमें कुछ बेसिक थ्योरी है, फॉर्मूला है, और फॉर्मूले के साथ 10 15 की पॉइंट्स होते हैं, 5 की पॉइंट्स है हर फॉर्मूले के, वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं या एटलीस्ट 3 4 बार पढ़ लेने हैं और समझ लेने हैं। और आखिरी बात यह है कि जब आप कमेंट्स लिखोगे तो कोशिश ये करोगे कि जो सिनेरियो है उसकी वैल्यूज को या उसकी कंपनी को या उसके बारे में उस सिनेरियो में, उस सवाल में जिस चीज़ की डिस्कशन हो रही है उसको बार बार रेफर करो। अब यहाँ पर हम आंसर से ज़रा इसको समझते हैं। देखो, कमेंट्री ऑन रिलेटिव ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। अच्छा सर, ये फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस क्या है? ऑपरेटिंग यानी कि जो उसके ऑपरेशंस है। द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एफ एल इज लेस देन दैट ऑफ एस एल। मेरे ख्याल में ये वाला जुमला तो हर कोई लिख सकता है कि एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दूसरे से कम है, या एक कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन दूसरे से ज्यादा है, या दोनों कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेम है। अगर आप यहाँ देखते हो तो एफ एल का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो 28% है और एस एल का जो है वो 36% है। तो लिखता है द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एफएल इज लेस देन दैट ऑफ एसएल, हाउएवर द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज हायर व्हिच इंडिकेट्स हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड हायर इंटरेस्ट एक्सपेंस इन एसएल। वो ये कहते हैं कि एफएल का जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो एसएल से कम है, लेकिन जब हम नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो वो एफएल का एसएल से ज्यादा है। और वो इस चीज को इंडिकेट करता है कि एसएल के जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं और जो इंटरेस्ट की कॉस्ट है ना वो बहुत ज्यादा है। अब जरा इसको मैं समझाता हूँ। देखो, लेट्स से एक कंपनी है एफएल और एक कंपनी है एसएल। अगर दोनों का सेल्स रेवेन्यू 100 है और 100 है, यानी कि अगर लेट्स से वो 100 रुपए की चीजें बेचती हैं, हम 100 के हिसाब से सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है ना।
तो एज पर इंफॉर्मेशन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 28% है। इसका मतलब ये हो गया कि एफएल का ग्रॉस प्रॉफिट 28 होता होगा हर 100 रुपए की सेल्स पर, और एसएल का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता होगा वो 36 होता होगा हर 100 रुपए की सेल्स पर। इसका मतलब इनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, इनका जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, एफएल का 72 होता है और एसएल का 36 होता है। फॉर एवरी 100 ऑफ सेल्स रेवेन्यू, ठीक है ना, हर 100 रुपए के सेल्स रेवेन्यू पर ये हिसाब किताब चल रहा होता है। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होता है, तो फिर आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है कंपनी का। क्योंकि यहाँ पर आपके पास नेट प्रॉफिट की बात हुई हुई है, पीबीआईटी की बात नहीं हुई हुई है, तो नेट प्रॉफिट आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को एज्यूम कर सकते हो। आप ये भी एज्यूम कर चल सकते हो कि भाई ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा। लेकिन क्योंकि सवाल के कमेंट्स में इस चीज़ के बारे में लिखा हुआ था कि भाई एसएल की इंटरेस्ट के एक्सपेंस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, इसमें एक्सपेंसेस इंटरेस्ट के भी और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी माइनस है। हर 100 की सेल्स पर एफएल का ये 13 है, हर 100 की सेल्स पर एसएल का ये 10 है। इसका मतलब ये हो गया कि 28 माइनस 13 से बैलेंसिंग फिगर 15 और 36 माइनस 10 से बैलेंसिंग फिगर 26 आता है। ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि एसएल कि जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ना, वो एज कंपेयर टू एफएल बहुत ज्यादा है। अगर किसी कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा हो लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन दूसरी कंपनी से कम हो जाए, जिस तरह से यहाँ पर हो रहा है, तो वो इस चीज के इंडिकेशन होता है कि ग्रॉस प्रॉफिट तक तो आप अच्छा चल रहे थे, लेकिन उसके बाद आपके जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट एक्सपेंस या एडमिन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग के खर्चे थे वो दूसरी कंपनी से बहुत ज्यादा थे। तो ये जो मैंने 100 रुपए के हिसाब से दोनों पीएनएल्स बनाए, तो हमें ये चीज आइडेंटिफाई हो रही है कि बिल्कुल ऐसा ही है जैसा लिखा हुआ है। वापस से पढ़ेंगे, द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ एफएल इज लेस देन दैट ऑफ एसएल। ऐसा ही है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन जो है वो एफएल का एसएच से कम है। फिर लिखा हुआ है, हाउएवर द नेट प्रॉफिट मार्जिन इज हायर व्हिच इंडिकेट्स हायर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड हायर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस इन एसएल। लेकिन नेट प्रॉफिट एफएल का ज्यादा हो जाता है, हर 100 रुपए की सेल्स पर 13 रुपए का नेट प्रॉफिट। इसका मतलब जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो एसएल के बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 10 पर चला जाता है, सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। फिर लिखा हुआ है, एफएल इज रिलेटिवली मोर मनी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल देन एसएल, दिस इज एविडेंट फ्रॉम। अच्छा जी, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल इज योर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। सर, एक कंपनी का वर्किंग कैपिटल कब ज्यादा होता है? जब उसके करंट एसेट्स ज्यादा हो और उसकी करंट लायबिलिटीज कम हो। ठीक है, उस केस में हम ये बोलते हैं कि उस कंपनी का वर्किंग कैपिटल जो है वो ज्यादा है। अब इसने यहाँ पर कमेंट लिखा कि एफएल इज रिलेटिवली मोर मनी इन्वेस्टेड इन वर्किंग कैपिटल देन एसएल। उसने आपको ये कमेंट लिख कर दिया कि जो एफएल कंपनी है उसके स्टॉक, उसके डेटर्स, उसकी प्री पेमेंट्स ज्यादा है एज कम्पेयर टू एसएल। या एफएल के जो करंट लायबिलिटीज हैं, यानी कि जो पेएबल्स हैं, जो एक्रूअल्स हैं, जो आपके ट्रेड पेएबल्स हैं, वो कंपैरेटिवली कम है। अब ये कमेंट तो लिख लिया, लेकिन सर हमें इन रेशियो से ये कैसे पता चलेगा? तो वो ये कहता है कि दिस इज एविडेंट फ्रॉम, कुछ बातों से ये एविडेंट है, जाहिर है। नंबर 1, अ हायर डेटर्स कलेक्शन पीरियड विच इज इंडिकेटिव ऑफ टू लीनियंट क्रेडिट पॉलिसीज। पहली चीज, एफएल का जो क्रेडिट डेटर डेज है वो एसएल से 8 दिन ज्यादा है। यहाँ पर 58 है, वहां पर 50 है। यानी कि मैं डेटर्स के साथ लीनियंट टू क्रेडिट पर चीजें बेचता हूँ और ज्यादा टर्म्स देता हूँ कि भाई आराम से पेमेंट करना। ऐसा करूंगा तो मेरे डेटर्स जो है वो पाइल अप होंगे, और जब वो पाइल अप होंगे तो रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे, रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे तो करंट एसेट इंक्रीज होगा और वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज होगा। A lower trade creditors payment period which indicates that full benefit of supplier's credit is not being obtained. अच्छा, एसएल अपने सप्लायर को 48 दिन में पेमेंट करता है, एफएल 35 दिन में कर देता है। अब मैं जल्दी पेमेंट कर रहा हूँ, हालांकि मैं भी सेम इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा हूँ ना, मैकेनिज्म तो हर सप्लायर का सेम होगा। तो इसका मतलब जितना मुझे क्रेडिट दिया जाता है मैं उसको अवेल नहीं करता। जैसे ही क्रेडिटर का बैलेंस ड्यू होता है मैं उसको पेमेंट कर देता हूँ। ऐसा करने से मेरी जो क्रेडिटर डेज हैं वो कम है, और क्रेडिटर डेज कम है और जो पेएबल्स का बैलेंस है वो भी कम है, यानी कि करंट लायबिलिटीज भी कम है। फिर लिखा हुआ है, हायर स्टॉक टर्नओवर पीरियड व्हिच इंडिकेट्स दैट हाई लेवल ऑफ स्टॉक आर बीइंग मेंटेन्ड, हाउएवर एसएल स्टॉक लेवल्स वेरी लो, लुक्स वेरी लो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न। अगेन इसके जो एफएल के स्टॉक के लेवल्स है वो बहुत ज्यादा है, स्टॉक टर्नओवर इन डेज 50 डेज है,
ये ज्यादा तब होते हैं जब आपके पास स्टॉक अपने प्रेमिसेस पर ज्यादा हो, क्योंकि स्टॉक टर्नओवर इन डेज का फॉर्मूला होता है एवरेज स्टॉक डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इनटू 365। जितना एवरेज स्टॉक ज्यादा होगा वो इतने ही ज्यादा होंगे। ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर्स मैं दोबारा से समझा देता हूँ। देखो, एफएल अपने क्रेडिटर्स को कितने दिनों में पेमेंट कर रहा है? 35 दिनों में पेमेंट कर रहा है। इसका मतलब जल्दी जल्दी पेमेंट कर रहा है। एसएल अपने क्रेडिटर्स को कितने दिनों में पेमेंट कर रहा है? 48 डेज में। इसका मतलब आराम आराम से पेमेंट कर रहा है। अगर मैं अपने क्रेडिटर्स को जल्दी 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 पेमेंट कर रहा होता हूँ, जैसे अमाउंट ड्यू हुआ पे हो गया, तो मेरी करंट लायबिलिटीज कम हो जाएंगी। एग्रीड? क्योंकि पेएबल्स का बैलेंस कंपैरेटिव टू द अदर कंपनी कम होगा। एग्री करते हो? और अगर पेएबल्स कम हो जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। मेरा जो पेएबल्स का बैलेंस होगा इफेक्टिवली वो दूसरी कंपनी से कम होगा, इसलिए क्योंकि मैं पेएबल्स को टाइम पर पे कर देता हूँ, टाइम से जल्दी पेमेंट कर देता हूँ। एसएल पूरे 48 डेज बाद पेमेंट करता है और मैं 35 दिन में जल्दी से पेमेंट कर देता हूँ। लिहाजा मेरी लायबिलिटीज रहती ही नहीं है। अच्छा, अब यहां पर देखो, इसने दो हेडिंग्स में अपने सवाल को ब्रेक किया था। पहली हेडिंग क्या थी? कमेंट्री ऑन रिलेटिव ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। आप भी अपने सवाल में ये देखोगे कि रेशियोज के सवाल में आपके क्वेश्चन की क्या रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर उसने बोला था कमेंट ऑन द रिलेटिव ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ फरहद लिमिटेड एंड सजाद लिमिटेड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। जब हम ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो जनरली कंपनी के डे टू डे ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि रिसीवेबल्स को कितना उधार देना है, पेबल्स से कितना उधार लेना है, स्टॉक कितने दिनों में रोटेट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्या कमाऊंगा, नेट प्रॉफिट क्या कमाऊंगा, या जो डेली बिजनेस के ऑपरेशंस है, नॉर्म है, उसके हिसाब से हम कमेंट्स कर रहे थे। अब है आपके पास कमेंट ऑन रिलेटिव फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो इसमें आपके पास करंट एंड क्विक रेशियोज की बात हो रही है। ऑल्दो करंट एंड क्विक रेशियोज भी आपके करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से कैलकुलेट होता है, लेकिन ये ओवरऑल आपकी लिक्विडिटी को डिफाइन कर रहे होते हैं, आपकी गियरिंग को डिफाइन कर रहे होते हैं। वो जो ऊपर हमने कैलकुलेट करे वो वर्किंग कैपिटल साइकिल वाले, जिससे मेरा बिजनेस चलता है, जिससे मेरे ऑपरेशन चलते हैं, वो वाली चीजों को डिफाइन कर रहा था। अच्छा, लिक्विडिटी में लिखा हुआ है द करंट एंड क्विक रेशियोज ऑफ बोथ कंपनीज लुक हेल्दी। फर्दर क्विक रेशियो ऑफ एसएल इंडिकेट्स अ वेरी हाई कैश बैलेंस। दिस सीम्स टू इंप्लाई अ वेरी हेल्दी लिक्विडिटी पोजीशन। However, keeping in view the high amount of long-term debt, keeping such high cash does not seem justifiable. वो ये कहते हैं कि दोनों कंपनीज के करंट और क्विक रेशियो मुनासिब हैं, अच्छे हैं। देखिए ना आप, करंट रेशियो कितना है? एफएल का है 2.4:1। हर 1 रुपए की करंट करंट लायबिलिटी पे करने के लिए इसके पास 2.4 के करंट एसेट्स मौजूद हैं। एसएल के पास भी हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पे करने के लिए 2.9 के करंट एसेट्स मौजूद हैं। यानी कि लिक्विडिटी अच्छी है, आराम से पैसे पे कर सकते हैं। लेकिन फिर उसने बोला कि एसएल का क्विक रेशियो भी बहुत ज्यादा है। एफएल का 1.4:1 है, एसएल का 2.5:1 है। यानी कि जो क्विक रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा आ रहा है। अब देखो, क्विक रेशियो में आपने स्टॉक को माइनस कर लिया होता है। इस बात को समझना कि लेट से कुछ एग्जांपल लेते हैं, एफएल और एसएल। अगर एफएल का एज्यूम कर लेते हैं, एफएल की करंट लायबिलिटी 1 रुपया है, क्योंकि दोनों रेशियोज में जो करंट लायबिलिटी होती है वो 1 रुपया हो जाती है। अच्छा, करंट रेशियो कैसे आता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो इसका मतलब अगर एफएल के पास 2.4 के करंट एसेट्स हैं तो उसके पास 1 रुपए की करंट लायबिलिटी है, और एसएल के पास अगर 2.9 के करंट एसेट्स है तो 1 रुपए की लायबिलिटी है। अब क्विक रेशियो क्या होता है? 1.4:1 और 2.5:1। इसका मतलब ये हो गया कि जो स्टॉक होगा ना, हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पर एफएल के पास 1 रुपए का स्टॉक होगा और इसके पास 0.5 रुपीज का स्टॉक होगा। देखिए ना, तभी तो आपके पास करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी वाला अमाउंट, करंट एसेट्स माइनस सॉरी स्टॉक वाला अमाउंट जो है वो 1.4 पर आएगा और 2.4 पर आ रहा होगा। ठीक है, सॉरी, ये कितना होगा? ये होगा 0.4, ये 2.5 पर आ रहा है। देखिए, इस तरह से आपको चीजों को समझना होगा, एनालाइज करना होगा। मैंने ये देखा कि यार हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट एफएल के पास कितने करंट एसेट्स हैं, एसएल के पास कितने करंट एसेट्स हैं। मुझे टोटल तो नहीं पता, लेकिन अगर मैं ये एज्यूम करूं कि रेशियो क्या चल रहा है, यानी कि हर 1 रुपए की लायबिलिटी पर क्या चल रहा है, तो मुझे पता चल सकता है कि हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पर एफएल के पास 2.4 के करंट एसेट्स है। हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पर कंपनी के पास 1 रुपए का स्टॉक है। हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पर कंपनी के पास करंट एसेट्स माइनस स्टॉक 1.4 के हैं, यानी कि जो लिक्विड मोर लिक्विड फंड्स है। हमने पढ़ा था कि क्विक रेशियो में हम स्टॉक को इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि वो बहुत देर से रिसीवेबल में कन्वर्ट होगा, फिर कैश या बैंक में कन्वर्ट होगा, तो टाइम लगेगा।
इसी तरह से अगर ये 2.9 और ये 2.5 है तो जो बीच में डिफरेंस रह जाता है वो 0.4 स्टॉक का रह जाता है, यानी कि हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट एसएल के पास 2.9 के करंट एसेट्स हैं, हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के अगेंस्ट एसएल के पास 2.5 के वो करंट एसेट्स हैं जिसमें स्टॉक शामिल नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा और हाई रेशियो है, क्योंकि बिजनेस का स्टॉक भी हटा दिया तो इसका मतलब अभी भी 2.5:1 पर चल रहे हो, यानी कि इसमें आपके पास अब कैश इन हैंड है, कैश एट बैंक है और रिसीवेबल्स का बैलेंस है जो कि हाईली लिक्विड है। तो इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में वापस से पढ़ते हैं। द करंट एंड क्विक रेशियोज ऑफ बोथ द कंपनीज लुक हेल्दी। वैसे तो कोई मसला ही नहीं है, ऐसा थोड़ी है 0.1:1 हो या 0.5:1 हो या लाइबिलिटीज पे करने में कोई मसला आ रहा हो। The current and quick ratios of both the companies look healthy. Further, quick ratio of SL indicates a very high cash balance. जैसे कि हमने देखा कि इसका कैश बैलेंस बहुत ज्यादा होगा, स्टॉक तो सिर्फ और सिर्फ मामूली सा हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी पर। This seems to imply a very healthy liquidity position. However, keeping in view the high amount of long-term debt, keeping such high cash does not seem justifiable. अच्छा, अब एसएल की अगर हम डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करते हैं ना, तो आपके पास एफएल का डेट टू इक्विटी रेशियो 60% आ रहा है। उसका मतलब ये हो गया कि अगर कंपनी के पास जो है ना वो 100 रुपए की इक्विटी है तो 60 रुपीज का डेट है, उधार है। और एसएल का आ रहा है 100%, यानी कि अगर 100 रुपीज का डेट है तो 100 रुपीज की ही इक्विटी है। अब वो ये कहता है कि भाई तुमने इतना सारा कैश रखा क्यों है, तुमने एक जगह से उधार लिया हुआ है, दूसरी जगह तुम्हारे पास एक्स्ट्रा कैश है, क्या ये बेहतर नहीं होता कि इस एक्स्ट्रा कैश से तुम अपना उधार उतार देते, उधार उतारने से डेट कम हो जाता, डेट कम होने से तुम्हारी इंटरेस्ट की जो कॉस्ट है वो कम हो जाती। तो वो ये सजेस्ट कर रहा है कि इतना ज्यादा लिक्विड होना भी अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है जी। आपको लेट से नहीं, ये इसी तरह से हो गया कि एक बंदे के पास 25,000 रुपए और लोगों का उसका 5,000 उधार है जिसपे उसको 10% का इंटरेस्ट देना है। अरे भाई 25,000 जेब में रखकर क्या करोगे, 5,000 वापस करो ताकि इंटरेस्ट ना लगे और 20,000 रखो जेब में। बात समझ में आ रही है? तो ये इसने यहाँ पर हमें लिखा। अच्छा, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मे बी मोर ऑफ एन इशू फॉर एफएल गिवन इट्स हायर वर्किंग कैपिटल रेशियो। उसने बोला कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी यानी कि डेली बेसिस पर जो हमें पैसे पे करने होते हैं उसमें हो सकता है एफएल को मसला हो, क्योंकि उसके पास जो है ना उसका वर्किंग कैपिटल की इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, स्टॉक और डेटर्स बहुत ज्यादा है, और उसके पास करंट जो लायबिलिटीज है वो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन कोई एक्रूअल्स का बिल हो सकता है तो वो पेमेंट करने में मुश्किल हो सकती है। अच्छा, गियरिंग इज रिलेवेंट टू डेट एंड इक्विटी रेशियोज। गियरिंग के बारे में लिखा हुआ है एसएल हैज अ हायर गियरिंग रेशियो देन एफएल एंड प्रोबेबली एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस अ लोअर इंटरेस्ट कवर। एसएल का गियरिंग रेशियो एफएल से ज्यादा है और इसीलिए उसका इंटरेस्ट कवर कम है। देखिए हमने पढ़ा ना, एसएल एक हाईली गियर्ड कंपनी है, उसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो आ रहा था वो 100% आ रहा था। इसका मतलब अगर इसकी 100 की इक्विटी है तो 100 का उधार है, और एफएल की अगर 100 की इक्विटी है तो सिर्फ 60 का उधार है। इसका मतलब ये हो गया कि इसके पास बहुत ज्यादा कर्जा है, डेट्स है, और वो डेट वापस करने के लिए इंटरेस्ट पे करना होता है। और फिर आपका इंटरेस्ट कवर 2.5 टाइम्स आ रहा है। जितना इंटरेस्ट कवर ज्यादा होता है उतना अच्छा होता है, जितना कम है उतना तो बुरा होता है। इंटरेस्ट कवर का रेशियो हमने कैलकुलेट किया है बेसिक लेक्चर्स में, वो होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो ये रेशियो कम हो जाएगा। ये रेशियो कम होने इंडिकेट ये कर रहा है कि आप मुश्किल से अपना इंटरेस्ट पे कर सकोगे। अगर 4 टाइम्स का इंटरेस्ट कवर आ रहा है तो उसका मतलब ये कि पीबीआईटी में से 4 बार इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर वो जीरो पर जाएगा। अगर 2.5 टाइम्स आ रहा है इंटरेस्ट कवर तो उसका मतलब है पीबीआईटी में से 2.5 बार आपका करंट इंटरेस्ट माइनस होगा, तो आपका पीबीआईटी जीरो पर जाएगा। इसकी एक्सप्लेनेशन हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में भी करी है। It seems that FL is a risk-averse company and could have increased its profitability as well as decreased its weighted average cost of capital by increasing its gearing. In this regard, the policy being followed by ASIC seems more appropriate. ऐसा लग रहा है कि एफएल एक रिस्क एवर्स कंपनी है, रिस्क नहीं लेती है, उधार नहीं लेती है, अपने पैसों पर काम करना चाहती है। अच्छा, ये जो आगे की बात लिखी है ना, ये आप लोगों के लिए अभी रेलेवेंट नहीं है क्योंकि ये सवाल सीफेप का है और आपको आगे वाले पेपर्स में ये पढ़ाया जाएगा कि किस तरह से आप अपना वर्किंग कैपिटल कम कर सकते हो बाय ऑब्टेनिंग लोन। और ये वर्किंग कैपिटल वगैरह की टर्म्स आपको मोस्ट लाइकली अभी इतनी डिटेल में पता नहीं होंगी। मैंने सीफेप का सवाल पे किया था तो इसलिए इसको इग्नोर कर सकते हो। आखिरी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एफएल का 6% है और एसएल का 13% है, यानी कि ये बहुत ज्यादा है। तो वो कहता है कि एफएल्स रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन दैट ऑफ एसएल। द रिवैल्यूएशन ऑफ एफएल्स फ्रीहोल्ड लैंड may have been a factor as it must have resulted in an uplift of asset values. अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होता है? रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब हम ऊपर ये देख रहे थे कि भाई एसएल का नेट प्रॉफिट तो अमूमन ज्यादा होता है, तो इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 6% और एसएल का 13%, ऐसा क्यों हो सकता है? देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के कम होने की दो रीजंस हैं, प्रॉफिट का कम हो जाना, दूसरा कैपिटल एम्प्लॉयड का बढ़ जाना। अच्छा, जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आता है? कैपिटल एम्प्लॉयड में आपने पढ़ा होगा कि कैपिटल एम्प्लॉयड में दो चीजें आती हैं, इक्विटी भी आ जाती है और डेट्स भी आ जाते हैं। जब आपने इक्विटी पढ़ी होगी तो इक्विटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कि इसमें शेयर कैपिटल भी आ जाता है, इसमें आपके पास रिजर्व्स भी आ जाते हैं, रिजर्व्स, इसमें आपके पास रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ जाता है, ठीक है ना, रिटेन्ड अर्निंग्स भी आ जाता है, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड होती हैं, रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है जी। अच्छा, अब रिजर्व अगर इंक्रीज हो गया, अगर किसी तरह से रिजर्व इंक्रीज हो गया तो कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो गया तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिक्रीज हो गया। अब सर रिजर्व कैसे इंक्रीज हुआ होगा? अगर आप ये वाला सेंटेंस पढ़ते हैं, हाउएवर एफएल हैज रीवैल्यूड इट्स फ्रीहोल्ड लैंड ड्यूरिंग द ईयर एंड इनकॉर्पोरेटेड द रिजल्ट thereof इन इट्स लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप किसी नॉन करंट एसेट को रीवैल्यू करते हैं तो नॉन करंट एसेट को डेबिट करते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व को क्रेडिट करते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व आपकी इक्विटी में आता है, इक्विटी से वो कैपिटल एम्प्लॉयड में आता है और वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कम कर देता है। तो ये जो बात इस सवाल में लिखी हुई थी, ये किसी तरह से आपने अपने कमेंट्स में शामिल करनी थी, इंक्लूड करनी थी। लिहाजा यही बात उसने जिक्र किया कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इतना जो कम है, उसकी रीजन ये हो सकती है कि ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने अपने लैंड एंड बिल्डिंग्स को रीवैल्यू किया है, फ्री और लैंड को रीवैल्यू किया है, और जब वो रीवैल्यू किया तो इक्विटी बढ़ गई, इक्विटी बढ़ी तो कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा, और कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ा तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम हो गया। अगला पार्ट था आइडेंटिफाई विद रीजंस व्हाट फर्दर इंफॉर्मेशन यू विल फाइंड यूजफुल फॉर द पर्पस ऑफ योर कमेंट्स इन ए अबव। यानी कि ए में जो बातें हैं उसके अलावा कौन सी फर्दर इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगी जिससे आप कमेंट्स अपने बेहतर कर सको। Further information needed with reasons, industry averages. It will help to assess the performance of the company in comparison with the general trend prevailing in the industry. देखिए, आप कभी भी कंपैरिजन करते हो ना तो एक कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ तो करते हो जिस तरह से इस सवाल में बाबा है, लेकिन इंडस्ट्री के साथ भी कंपैरिजन किया जाता है। मिसाल के तौर पे लेट से हम ये कह लें कि भाई एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स का पासिंग रेशो कंपेयर्ड टू आईकेप के सारे स्टूडेंट्स का पासिंग रेशो, या मिसाल के तौर पर एक इंस्टीट्यूट के पासिंग रेशियो कंपेयर टू दूसरे इंस्टीट्यूट का पासिंग रेशियो, तो वो ये बोलता है कि इस कंपनी की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने के लिए हमने दो कंपनीज तो कंपेयर कर ली, अगर हमारे पास इंडस्ट्री के रेशियोज भी होते तो एक बेहतर परफॉर्मेंस हम इंडस्ट्री से भी रिफ्लेक्ट कर कंपेयर कर सकते थे। दूसरा लिखते हैं हिस्टोरिकल कंपैरेटिव्स। कंपैरेटिव्स फॉर द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर विल हेल्प टू प्रोवाइड अ बेंचमार्क फॉर ईच कंपनी। एक कंपनी को दूसरी कंपनी से तो आपने कंपेयर किया, ये एक बात हो गई, एक कंपनी को इंडस्ट्री से कंपेयर किया, ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात वो कहता है कि लेट से इस कंपनी के किस साल की परफॉर्मेंस की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम अच्छा साल नहीं लिखा, लेकिन लेट से एक कंपनी के 2024 की परफॉर्मेंस को 2025, 2023, 2022 की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना भी एक चीज होती है। अगर हमारे पास एफएल और एसएल के पिछले सालों के यही रेशियोज कैलकुलेट होते हैं तो हम ये भी देख सकते थे कि पिछले साल से इस साल कंपनी बेहतर हुई है या नहीं। Dividend policy, the effects of dividend policy also needs to be considered as this could affect a number of ratios. कितना कंपनी डिविडेंड देती है, कुछ कंपनीज होती हैं वो बहुत सारा डिविडेंड देती हैं, जब वो बहुत सारा डिविडेंड देती है तो उनके पास रिटेन अर्निंग्स कम बच जाता है, जब रिटेन अर्निंग्स कम बच जाता है तो बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट कम होती है, जब री इन्वेस्टमेंट कम होती है तो बिजनेस ग्रो स्लो होता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन होती तो हम थोड़े और एनालिसिस कर सकते हैं। कैश फ्लो इन्फॉर्मेशन टू एस्टेब्लिश वेदर एफएल में हैव शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स फ्रॉम हाई वर्किंग कैपिटल रेशियोज। यानी कि अगर हमारे पास कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन होती, हम IAS 7 के हिसाब से कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाते हैं और हमें पता है कि प्रॉफिट एक बिल्कुल अलग चीज है और कैश फ्लो एक बिल्कुल अलग चीज है, हो सकता है कि लिक्विडिटी यहाँ पर जो नजर आ रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट से वो बेहतर रिफ्लेक्शन आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि कंपनी के पास कितना कैश मौजूद है। तो ये आप लोगों का रेशियोज का सवाल था जो आज मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया। आपने इस सवाल की रिकॉर्डिंग्स को दोबारा से देखना है ताकि ये चीज पक्की हो जाए।